नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा कांग्रेस में संगठन निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी आए, एक समय सीमा निर्धारित की गई तो काम तेजी से भी शुरू हुआ। कांग्रेस की नई लिस्ट आनी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी जहां जहां कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, कई जगहों पर राहुल गांधी की नसीहत बेअसर नजर आ रही है। कांग्रेसी नेताओं में आपसी खींचतान भी जारी है। कांग्रेस के संगठन निर्माण की प्रक्रिया पर विरोधी नेता तंज भी कस रहे हैं। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन इस बार बनकर रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार संगठन निर्माण की कमान संभाली है। सभी नेताओं को गुटबाजी पर सख्त संदेश राहुल गांधी देकर गए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही संगठन बन जाएगा और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। संगठन निर्माण का काम इतना तेजी से चल रहा है कि यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की एक नई सूची जारी की गई, जिसमें मृतक महिला नेता हिमानी नरवाल का भी नाम है। हालांकि इस सूची को कांग्रेस ने अपडेट कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर वापस कहाँ आता है। यही चूक कांग्रेस पर भारी पड़ गई। सियासी गलियारों में कांग्रेस का मजाक बनना शुरू हो गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी की तरफ से लिखा गया कि कांग्रेस नीति, नेतृत्व और संवेदनहीन हो चुकी है। कांग्रेस को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की स्थिति की ही कोई जानकारी नहीं। पहले स्वर्गवासी रघुवीर सैनी जी को बैठक में बुलाया और अब मृतक हिमानी नरवाल को प्रदेश सचिव बनाकर उसका भद्दा मजाक बनाया है। शर्मनाक कांग्रेस। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में कांग्रेस पर तंज कसा। अब वो आनंद फानंद में अपना संगठन बना रहे हैं, तो उनका संगठन हवा हवाई है। इसीलिए मृतक को भी उन्होंने पद दे दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। कांग्रेस के लिए नेताओं की आपसी खींचतान हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में अब फरीदाबाद से कांग्रेस नेता पराग शर्मा का भीतर छलका। उन्होंने पर्यवेक्षकों के सामने अपने ही लोगों पर कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने का आरोप लगाया। मानिक सर, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की मदद करी और कांग्रेस को सत्ता में आती आती पार्टी को रोका है। इससे पहले जहां जहां पर्यवेक्षक जा रहे हैं, कई जगहों पर कांग्रेसी आपस में भिड़ते हुए नजर आ चुके हैं। गुरुग्राम में पर्यवेक्षक पहुंचे तो जिले भर से कुछ चुनिंदा लोग ही पहुंचे, जिन्हें देखकर पर्यवेक्षक काफी नाराज नजर आए। minimum 2,000 people will gather in our Karnataka. Minimum. Then block level, ward level, minimum 2,000 people. So therefore, district level, I am seeing this crowd. Really, I am not happy because I come from Karnataka. We are very good organizers there. So that's why I am requesting next time all the leaders don't come only one person. So always Congress will defeat Congress. Our people only defeat our party. इसी तरह से मीडिया के सामने ही चरखी दादरी में भी नेताओं की खींचतान दिखाई दी, जहां पर्यवेक्षकों को ही मीडिया का हवाला देकर नेताओं को रोकना पड़ा। ये दादरी जिले के प्रधान की सारी कसरत बाहर के किस आ रहे भेड़ी के अड़ल अक्सर दिन में दादरी का आदमी होना चाहिए जिले का। तो वहीं करनाल में भी गद्दारों को बाहर निकालो जैसे नारे लगे। भिवानी में भी कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने ही आपसी खींचतान देखने को मिली। कांग्रेस में गुटबाजी एक बड़ी समस्या है जो अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार संगठन निर्माण पर काम तेजी से जारी है। ऐसे में देखना होगा क्या समय सीमा के भीतर कांग्रेस का संगठन तैयार हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, मुद्दा में आज कांग्रेस संगठन को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो और साथ ही राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस संगठन को लेकर ही चूंकि हो रही, कमल जी आपसे करते हैं। युवा कांग्रेस को लेकर एक पड़ाव आप लोगों ने पार कर लिया है, लिस्ट आ गई है जिलावार संगठन को लेकर,
लेकिन जहां जहां आपके ऑब्जर्वर जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, जहां जहां ग्राउंड पर फीडबैक लिया जा रहा है, वहां वहां से कहीं गुटबाजी की बातें हैं, कहीं झड़प की खबरें हैं, कहीं मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो डेडलाइन या जो लक्ष्य रखा गया कि राहुल गांधी की ओर से, वो तारीख आते आते हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बन पाएगा? राहें आसान? कमल जी हैं क्या हमारे साथ पीसीआर? चलिए कमल जी हमारे साथ जुड़े हैं और तब तक हम रुक करते हैं बीजेपी का। मेरा साहब कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बार बार आप लोग कहते रहे कि संगठन नहीं बना पाएगी कांग्रेस, और ये एक फैक्ट भी है अपने आप में। अध्यक्ष आए, प्रभारी आए, बदले गए, बदलाव हुए, लेकिन जिला स्तर पर भी कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई। आज युवा कांग्रेस को लेकर एक लिस्ट जरूर आ गई है, इस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो कैसे आप लोग देख रहे हैं? कभी भी अपना संगठन हरियाणा प्रदेश के अंदर बना पाएगी। कांग्रेस भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के संगठन बनाने के कोई आसार नजर नहीं आते। ये जिस तरह का अभी ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का प्रयास तो आपने देखा होगा ज्योति जी, जितने भी इनके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, चाहे अशोक तंवर जी हो, कुमारी शैलजा जी हो, चाहे उदयभान जी हो, सबने ये कहा कि 1 से 2 महीने में हम अपने संगठन का निर्माण कर देंगे। लेकिन अशोक तंवर जी भी गए, कुमारी शैलजा जी भी गई, और अब लगभग ये उदयभान जी भी जाने वाले हैं, लेकिन इनके संगठन का जो निर्माण है वो अभी तक नहीं हो पाया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज लोगों में ये चर्चा है कि कांग्रेस हरियाणा में है कहाँ, कौन सी कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं। ये लोग पूछते हैं कांग्रेस की ओर से कि हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस या कैप्टन अजय यादव वाली कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं। पिछले लगभग 14 वर्षों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर बना दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षक बना दिए हैं, कांग्रेस पार्टी अब संगठन बनाएगी, और कांग्रेस पार्टी के फिर से वही चीजें निकल के आती हैं। आपने देखा होगा अभी जिस तरह से यूथ की इनकी सूची आई थी, यूथ कांग्रेस की सूची आई थी, उसमें कल स्वर्गीय मृतक हेमानी नरवाल को इन्होंने प्रदेश की सचिव बनाया है। तो जिस पार्टी के अंदर एक प्रदेश स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सूची बनाई जाती है उसकी, उसको भी इसका मतलब बिना देखे लोग बना रहे हैं, आंख बंद करके किसी का भी नाम उसमें डाल रहे हैं। इससे शर्मनाक चीज क्या हो सकती है कि स्वर्गीय मृतक जो व्यक्ति है उसको भी सूची में ये प्रदेश सचिव बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कैसा संगठन बनाएगी उसकी बानगी सूची के माध्यम से दिखाई देती है। आज फरीदाबाद के अंदर भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई है उसमें हंगामा हुआ है बल्लौड़ के अंदर। मैं विशेष तौर पर फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, और बल्लौड़ से कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव पे टिकट लड़ी थी मैडम, उन्होंने बड़े जोर जोर से माइक के माध्यम से ये कहा है कि इस मंच के अंदर, इस माइक के माध्यम से मैं कहती हूँ कि इस पूरे पंडाल के अंदर काली भेड़, गद्दार, जिन लोगों ने हराया कांग्रेस पार्टी को, मुझे हराया, वो इसके अंदर भरे पड़े हैं, और उन लोगों को फिर से अगर संगठन में लिया जाएगा तो हम ये पार्टी छोड़ने का काम करेंगे। तो आज भी वहां पे हंगामा हुआ है। और देखिए जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ में जब बैठक हुई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, राहुल जी भी कुछ दिन पहले आए थे, तो स्वर्गीय रणवीर सैनी जी को उस बैठक का आमंत्रण गया था, जो इस दुनिया में ही नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी गंभीर लापरवाही चलने में देखने में हमें मिल रही है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसको आप बैठक के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब जो कांग्रेस पार्टी के अंदर नीति निर्धारण की भूमिका में है, बैठकों का जो आयोजन करने की भूमिका में है, जो व्यवस्था को देख रहे हैं, जो इनकी सूचियों को देख रहे हैं, वो कोई भी वो आंख बंद करके सारे काम करते हैं। उनको किसी को नहीं पता, ना कार्यकर्ताओं की पहचान है इनको कि कौन हमारा कार्यकर्ता है, कौन हमारा कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता जीवित है या इस दुनिया में नहीं है, ये भी इनको नहीं पता। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के नेता की चिंता करती है, और किसी हमारे नेता का, कार्यकर्ता का अगर स्वर्गवास होता है, तो हर बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी सूची जारी करके 2 मिनट का मौन रखे उनको श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। वही कांग्रेस पार्टी के अंदर परंपरा आप देखिए कि अपने जो स्वर्गीय हो चुके कार्यकर्ता और नेता, उनका इनको नाम तक नहीं पता, उनकी अपनी सूचियों में नाम भी डाल देते हैं। जिस तरह से पिछले लगभग 8 महीने से अधिक हो गया है, आपने देखा ज्योति जी, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव, नेता प्रतिपक्ष का चयन तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी फूट है, भयंकर गुटबाजी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर गुट बने हुए हैं, धड़े बने हुए हैं, और बाहर का कोई व्यक्ति आकर के प्रदेश में जिलों के अध्यक्ष कांग्रेस के अंदर चुनता है सीधा, तो काहे की ये कांग्रेस पार्टी, काहे की लोकतंत्र की बात करती है। आप बताइए बाहर के व्यक्ति को क्या पता कि किसको जिलाध्यक्ष बनाना और किसको जिलाध्यक्ष नहीं बनाना, और आपने अगर जिलाध्यक्ष बनाना है तो उसकी परंपरा क्या है, उसकी परिपाटी क्या है, किसी को भी उठा के जिलाध्यक्ष बना देंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी संगठन नहीं, इस बार तो इन्होंने जिला अध्यक्ष को लेकर बहुत सारी चीजें तय की हैं कि क्या क्या शर्तें दरअसल रखी गई हैं, पावर बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है,
और वो पार्टी को ही रिपोर्ट करें, किसी नेता के वफादार ना हो। इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बड़े नेता अपने जिले के अलावा कहीं दखल ना दें। तो बहुत सारी बातें राहुल कहकर गए हैं, लेकिन कितना असर है राहुल गांधी की बातों का, ये बहुत जगह से तो तस्वीरें सामने आई है, वो बखूबी बयां कर रहे हैं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है, नेहरा जी, अभी आप रुकेंगे। कंप्लीट कर दूं मैडम। मैं राहुल गांधी जी को और उनकी बातों को गंभीरता से कोई नहीं लेता हरियाणा प्रदेश के अंदर। आप मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के अंदर चाहे बूथ अध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, हमारे जो चुनाव हुए हैं वो बाकायदा वोटिंग के माध्यम से हुए हैं। हमारे जो बूथ का अध्यक्ष है, हमारे बूथ के अध्यक्ष को सारी कमेटी ने, जो बूथ की कमेटी है उसने मिलकर के बूथ के जो हमारे बूथ अध्यक्ष ने वोट डाल करके मंडल अध्यक्ष को चुना है और मंडल अध्यक्षों ने वोटिंग करके चुनाव किया है जिलाध्यक्षों का, और जिलाध्यक्ष सारे मिलकर के चुनाव करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का, जो इस महीने के अंदर हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया से हम लोग गुजर के अपने दायित्वों पे हम अच्छे लोगों को हमने सिलेक्ट करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है। राहुल गांधी जी कुछ भी कहते रहे, ना उनको ना उनकी पार्टी को कोई गंभीरता से लेता है, और राहुल गांधी जी की बातों को कोई गंभीरता से कांग्रेस पार्टी नहीं लेता। खुद कांग्रेस पार्टी वाले राहुल जी को बंटाधार कहते हैं। हम जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हाना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक तो आपकी लिस्ट को लेकर, संगठन को लेकर भी बात होगी, दूसरा बीजेपी लगातार जो घेर रही है आप लोगों को। आज हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया कि आप लोग अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं का खुद ही मजाक बना रहे हैं, जो दुनिया में नहीं है। कभी किसी को आप बैठक में बुला लेते हैं, कभी किसी का संगठन लिस्ट में नाम आ जाता है, तो कार्यकर्ता हैं नहीं है दुनिया में, इस बात की भी जानकारी नहीं है कांग्रेस हाईकमान को। इस पर आपका रिएक्शन? ज्योति जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। एक अच्छी जगह झपने को अपना गिरेबान दी है और रहने को अवकाश दी, जो कि भाजपा को रहना चाहिए। जो इनको हमेशा तक कांग्रेस को टारगेट करो, कांग्रेस को तो इनको भी काम है, इनेलो वाला भी हमारे खिलाफ ही बोलेगा, आम आदमी पार्टी वाला भी हमारे खिलाफ बोलेगा। जिससे आपको पहले ही मैं आगाह किए देती हूँ। मैं दूसरी बात ये है कि हमारे ये कहते हैं राहुल को कोई सीरियसली नहीं लेता, ये है वो है, आंखें बंद, इनकी तो आंखें बंद है। आंखें बंद किसके? वो पूरी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर का क्या हाल हुआ आप भी हमने देखा। संगठन की बात पर भी आऊंगी मनीषा जी, ज्योति सॉरी ज्योति जी, मैं उस पर भी उसी बात पर भी आऊंगी मैं आके। और कितना सम्मान हो गया कि रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, व्यापार दौड़ रहा है, कमल दौड़ रहा है, अपना मजाक देश में तो उड़वाते हैं, विश्व में भी जाकर दुनिया के देशों में भी उड़वा लिया। डेलीगेट भेज के भी एक कंट्री से स्टेटमेंट नहीं ला पाया मोदी, जिसे 125 देशों की यात्रा की हमारे टैक्सेस को उड़ाकर, जिसमें से इनको भी हिस्सा मिलता है, ये प्रवक्ताओं को भी हिस्सा मिलता है हमारे टैक्सेस में से। और हमें यहाँ दिखाते हो, हमें यहाँ क्या दिखाते हो, देश को आके दिखाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये ज्योति जी देखिए फिर से गाली गलौज पे आ रही, गाली वाली बाई किसी से लेकर नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप आ ही क्यों रही है इस मुद्दे पर। मुद्दा मैं शुरुआत में कहती हूँ, आज का मुद्दा ये है। मैं एंकर इंट्रो पढ़ती हूँ अपना, सबसे पहले इंट्रो पढ़ती हूँ मैं, उसके बाद में 2.5 से 3 मिनट के मैं एक पैकेज दिखाती हूँ, रिपोर्ट हम दिखाते हैं। उससे पहले हम मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को टॉपिक बताते हैं कि आज का मुद्दा ये रहेगा, अपने अपने प्रवक्ता को बता दीजिए। ये क्या कंफ्यूजन है? आपकी बात पर बाद में आऊंगी, मुद्दे पर बाद में आऊंगी। ये तो गलत बात है कमल जी, क्यों इधर उधर घूम कर आ रही हैं आप? मुद्दे पर पहले आइए ना, क्यों कर रही हैं आप ऐसा, क्यों कर रही हैं? सुनिए तो आप मुद्दे पर आइए ना। आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपके संगठन की बात कर रहे हैं, आप कहाँ घूम कर आ रही हैं दुनिया देश में पता नहीं। अरे आप थोड़ी सी भूमिका बंदर को भी बनाने दीजिए, उसने इतनी उल्टी सुल्टी बातें कर दी यहाँ पे। सब भूमिका मुद्दे पर बना लीजिए ना, जितनी बनानी है। मुद्दे से भागना जरूरी है भूमिका बनाने के लिए। आपने बीच में टोक दिया ज्योति जी। मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो टोकूंगी मैं। सुनिए, इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने कहा जो सिंह कटा के बछड़ों में शामिल हो गए, कोई किसी के मुझे लगता है बुद्धि बालों के साथ बुद्धि उड़ गई थी, लेकिन सिंह कटा के बछड़ों में शामिल होने की बात करते हैं, उम्र की बात करते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री को जाकर सबसे पहले बताया भाजपा के प्रवक्ता कि उनकी उम्र को अपना कितना ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात यह कि उनकी विश्व में कहीं के कोई सीरियसली नहीं लेता। मैंने कहा एक देश से भी एक स्टेटमेंट नहीं लेकर आ पाया। कोई 51 डेलीगेट भेजे थे 33 देशों में, कोई नहीं लेकर आ पाया स्टेटमेंट भी जो हमारे पक्ष में हो। सब पाकिस्तान के पक्ष में है, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ जब से हमारा देश आजाद हुआ है। ये मोदी है तो मुमकिन है, सब चीजें हैं। अब आती मैं संगठन की बात पर। केंद्र और स्टेट लेवल के हमारे प्रभारी आपको पता है नियुक्त किए जा चुके हैं। जिले स्तर पर भी हमारे संगठन जो बन रहे हैं, विधानसभा पर भी हर एक विधानसभा वाइज में हमारे लोग जा रहे हैं, वहाँ चेक करेंगे, बात करेंगे, फिर उसके बाद ही वो फाइनल अपना जो है वो काम करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, छोटी मोटी ये संगठन की अगर इनकी मैं बात करूं मैं, तो इनको मैं याद दिला दूं कि ये पन्ना प्रमुखों की बड़ी बात करते हैं, जिनको पेमेंट भी करते हैं 15-20 हजार पर पन्ना प्रमुख को।
15 का मतलब क्या है? टोटल हमारे यानी कि एक बूथ पर जो है आपके 1200 वोट होते हैं, तो एक पन्ना यानी कि कम से कम आप 25-30 पेज लगा कर चलिए, आप 30 पन्ने हो गए। तो इनके 6 लाख से ऊपर अगर पन्ना प्रमुख हैं और ये इनका संगठन है, तो फिर इनको एक अपराधी रामपाल के अनुयायी बुलाकर परशुराम जयंती बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब देकर जाए मुझे भाजपा का प्रवक्ता। नंबर 1। दूसरी बात, 10 किलो गोबर पिलाने वाले हम पर कटाक्ष करते हैं कि हमारा संगठन नहीं है, और अनिल भी जो कह रहे थे हमारी हत्या करवाने की कोशिश की गई है। इनके बात ये है कि जो सत्ता में होता है ना, उसकी गुटबाजी दब जाती है या दबा दी जाती है या दबा दी जाती है। लेकिन क्योंकि नहीं, आप लोग तो सत्ता में थे तब भी आप लोगों की गुटबाजी नहीं दबी थी, तब भी मंत्री अलग अलग बातें बोलते थे। किसी को रबड़ स्टैंप बना दिया गया था, कोई कहता था जींद तक विकास नहीं हो रहा था, कोई कहता था दक्षिण हरियाणा में विकास नहीं हो रहा। ये बातें तब भी थी। हालांकि आप लोग इसे डेमोक्रेसी बोल देते हैं बहुत बार कि हमारा लोकतंत्र है, हम बोलने देते हैं। आप लोग सत्ता में थे तब भी थी, और अलग अलग राज्यों में भी जब आप लोग सत्ता में होते हैं वहां भी रहती है। ऐसा नहीं कि विपक्ष में आकर कुछ नया हो गया है। कमल हांडा जी, मैं भी सुनिए ज्योति जी, मैं भी बहुत सालों से ये राजनीति में हूँ। ऐसी बात नहीं है कि पहले कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी। ये अब ज्यादा आप देखिए, कोई चैनल उठा लीजिए, मजबूरी है चैनल वालों की, मैं भी समझती हूँ भाई, विज्ञापन के बिना चैनल नहीं चलते हैं। तो बात ये है कि नहीं, आप गलत बोल रही हैं। नो, बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप। हमारी होगी किसी की मजबूरी, हमारी कोई मजबूरी नहीं कमल हांडा जी। हम सरकार से भी सवाल करते हैं, पार्टी संगठन को लेकर बात कर रहे हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं। आप ये रोजाना रटी रटाई बातें मीडिया के खिलाफ बोलती हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम पार्टी हरियाणा में जो हो रहा है, जो हलचल है राजनीति से जुड़ी, उस पर मैं चर्चा करती हूँ। मुद्दा में आपके पार्टी संगठन को लेकर बात हो रही है। आप लोगों की लिस्ट आई है, 2 लोग जो दुनिया में नहीं है उनका लिस्ट में नाम आ चुका है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। बोलेंगी तो मेरे को, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप कुछ भी मत बोल दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं, आप मेरी बात सुनिए। जो सत्ता में है, सरकार इनकी गुटबाजी को दबा दी जाती है। केंद्र में देखिए कहां पर इनके जूतम पैजार नहीं हो रही, कहां तलवारें नहीं खींची हुई, उसकी कभी कोई डिस्कशन नहीं होती। ये तो बात आप भी मानेंगी। सब जगह इनकी गुटबाजी है, कहां नहीं है। राजस्थान में चले जाए तो आपके वो वसुंधरा राजे के साथ क्या चल रहा था, महारानी के साथ, और क्या हाल हुआ इनका फिर लोकसभा में, इनको भी पता है। ठीक है। दूसरी बात, जो ये बात करते हैं संगठन की, हमारा संगठन, मैंने बताया ना क्यों, अगर 6.5 लाख इनके पन्ना प्रमुख हैं तो परशुराम की जयंती ऐसे क्यों बनानी पड़ी। दूसरी बात, हमारे संगठन के लिए किसी को क्यों तकलीफ होती है, हमारे संगठन पर डिस्कशन क्यों होती है, ताकि मुद्दों से भटकाया जाए, ताकि मुद्दों पर बात ना हो। 2100 रुपए देने थे, 500 में सिलेंडर देना था, स्कूटी देनी थी, आपने जनता के लिए क्या क्या काम करने थे, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो भी कीड़े वाला। और अगर हमारे पास अगर 52 लाख परिवार अगर बीपीएल की श्रेणी में है, तो लानत है ऐसी सरकार पर जो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, मुद्दा से भटकाने की कवायद सारी, और कुछ नहीं है। सिर्फ कांग्रेस को, कांग्रेस को लेकर ये एक लाइन पर रोज डिस्कशन शुरू होती है। आप आजमाइए आप इस चीज को, मैं तो देखती हूँ चैनल, आजमाती हूँ, देखती हूँ मैं रूटीन में। कांग्रेस मुद्दा भटकाने के लिए पहलगाम हुआ तो पानी के ऊपर शुरू होगी, जबकि इतना बड़ा मुद्दा, ठीक है, अभी आप रुकिए, मेरी बात सुनिए। इतना बड़ा मुख्य विपक्षी पार्टी है, 37 सीटें जिताई है हरियाणा की जनता ने। सीएलपी चुनिए, एलओपी बनाइए उन्हें। नहीं, आप परेशानी है तो जनता के मुद्दे उठाइए। आप लोग आपस में झड़प क्यों करते हैं? जनता के लिए झड़प कीजिए ना, कभी जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरिए। आप मुझे बताइए, ये किसी जनता की आवाज आप लोग उठाइए। कितना परेशान है हरियाणा आप लोगों के मुताबिक, तो पुरजोर आवाज उठाइए ना। आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? शब्द इस्तेमाल कर दूंगी, क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? हो नहीं सकते, ये दुम है ये लोग, ये किसी की नहीं सुनते। आप बता दीजिए किसकी सुनते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी की सुनी? क्या प्रधानमंत्री सुनते हैं किसी की? मजाक उड़ाने में लग जाते हैं राहुल गांधी जी का, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो। नरेंद्र सेंडर का तो सबको ऑब्जेक्शन हो गई, बड़ी तकलीफ होगी, सबके पेट में दर्द होगी कि ये शब्द क्या सही है। जो वो बकवास करते हैं इनके आपका, जो इनके बाप के बाप है, अब उनके बारे में कुछ नहीं बोला जाता, ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, जिसके आगे सरेंडर कर दिया। चलिए, मैं डिबेट में आगे बढ़ रही हूँ। अभी दूसरे पैनलिस्ट को चर्चा में जोड़ते हैं हमें। कमल हांडा जी, आप देखिए, एक तो पार्टी लाइन होती है। सुनिए, आप सुनिए, मैं एक बहुत रुकिए, आप सुना भी कीजिए कभी तो। हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का ये विषय है। आप लोगों ने लिस्ट, हम हल्के में नहीं ले रहे हैं कि आप लोगों ने लिस्ट जारी की, उसे हम गंभीरता से ले रहे हैं। राहुल गांधी आए थे, एक तारीख देकर गए हैं, जिला अध्यक्षों की शक्तियां बढ़ाई गई हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं, और राहुल जब आए और वो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर जिला अध्यक्ष तय समय भी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे, इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम मुख्य विपक्षी पार्टी को गंभीरता से ले रहे हैं। आप लोग खुद को कितना गंभीरता से ले रहे हैं, नहीं ले रहे, वो अलग बात है। उस पर डिबेट क्यों हो रही भाई? मुद्दे आप लोग उठा लीजिए, हम तो सारा दिन मुद्दे उठाते हैं। Who told you we are not serious? आप ये देखिए ना, मुद्दे आप ये करेंगे मीडिया मुद्दे नहीं उठा रहा, तो भाई हम तो अपने हिसाब से मुद्दे उठाएंगे जो हमें लग रहा है, जो हमें लग रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पर बातें हो रही है, हम तो कांग्रेस को गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए बातें कर रहे हैं कांग्रेस पर।
इसका और मतलब पहले हम आप विषय बताते हैं कि हम कांग्रेस पर बात करेंगे मतलब जी। आप बीजेपी को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं, बीजेपी को भी हमें इसका जितना मतलब जैसे ये गंभीरता से लेना चाहिए हम लेते हैं। इनके जिला अध्यक्ष, नहीं, इनके पन्ना आपने कहा प्रमुख आप सब कांग्रेस तैयार को हैं, इनके सीरियस संगठन नहीं पर है, बात जैसी करने जी। की जरूरत नहीं। आप आपकी बात रुकिए, का अभी इनकी जवाब ऑडियो दे डाउन दूं। कीजिए, आपने- इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती कि विषय क्यों है। आप लोगों को सही लगे तो आया कीजिए विषय पर। पंजिटा जी, संगठन, क्योंकि आप लोग अपनी पार्टी को बार बार संगठन और अनुशासन की पार्टी बताते रहे, मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा में कांग्रेस, राहुल गांधी भी आ चुके हैं, जिला अध्यक्षों को बनाने की कवायद तेज है, कहीं अब नारेबाजी हो रही है, कहीं झड़प हो रही है, कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। आज पराग शर्मा का बयान भी हमने सुना, तो खुद पर सवाल किए जा रहे हैं। उसके बाद कहना यह कि हमारे संगठन पर दूसरे लोग सवाल क्यों करते हैं, बात क्यों करते हैं, मीडिया क्यों बात करता है, बीजेपी क्यों बात करती है, इनेलो हमारे खिलाफ क्यों बोलती है। देखिए, बिल्कुल डिबेट में शुरू होने से पहले ही कांग्रेस की जो हमारी प्रवक्ता महोदय बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि इनेलो वाला भी हमारे खिलाफ ही बोलेगा। मुझे श्रीमती हांडा जी से ये पूछना है कि आप हमारे पक्ष में कब बोलते हैं? हमारे खिलाफ तो बीजेपी वाले भी बोलते हैं। हमारा काम ही एक दूसरे की जो पार्टीज हैं उसकी जो कमियां उसको उजागर करना है। और ये भी मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता की ऑडियो में पीछे किसी को आवाज लगा रहे हैं, ये वो डिबेट में सुन रही है, उन्हें चाहिए थोड़ा म्यूट कर लीजिए। किसी भी समय के अंदर रंजीत या किसी और को बुलाना ठीक नहीं है। और जिस शब्दावली, जो मान सम्मान इन्होंने दिया कांग्रेस की हमारी जो प्रवक्ता महोदय बैठी हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि इनेलो वाला परशुराम की जयंती, मतलब इनके अंदर तहजीब और तमीज की कोई, मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये ऐसे ही अपने जो फेलो पैनलिस्ट है उनको ऐसे एड्रेस करती हैं, तो हर बार ही ऐसे एड्रेस करती है, तो मैं उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें पूरा मान सम्मान दूंगा। हमारी संस्कार सभ्यता हमें ये नहीं सिखाती कि दूसरों का चाहे वो हमारी बुराई भी करें, उनका कोई अपमान किया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जमीन से, धरातल से बिल्कुल 11 साल से जिसका संगठन नहीं है, वो धरातल पर कहीं है नहीं। कभी इनको यही नहीं पता चलता कि कौन दुनिया से जा चुका है। और बड़ा बहुचर्चित ये कांड रहा था जो सूटकेस में कांग्रेस के जो श्रीमती नरवाल जी जिनका स्वर्गवास हो गया था, तो मुझे लगता है कि उनको जैसे लिस्ट आई उनको शामिल कर लिया गया। किसी कोई सैनी जी है स्वर्गीय, उनका नाम लेकर उनको बुलाया जा रहा है मंच पे, तो इनको पता ही नहीं है कि ग्रास रूट पे ये लगता है पार्टी काम ही नहीं कर रही है। इनको यही नहीं पता कौन दुनिया में, अगर किसी के सुख दुख में जाते तो पता चलता कि जनता हमारी कौन है। हमारे कार्यकर्ताओं के सुख दुख में अगर ये पार्टी नहीं जाती, उनका ही ध्यान नहीं रखती, उनको श्रद्धांजलि नहीं देती, उनके दुख सुख में और शादियों में और दुख में शामिल ही नहीं होते, इनको पता ही नहीं है कि ये जो कांग्रेस आई है, कि कांग्रेस की सर से सीटें आई है, इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि तो जो जनता बीजेपी वर्सेस जनता थी, जनता बीजेपी से जितनी दुखी थी, अगर कांग्रेस 10% भी सीरियस होकर ये चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सत्ता में नहीं होती। कांग्रेस ने तो भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ा हुआ है। इनके ना तो प्रदेश की कोई कार्यकारिणी रही, ना कोई जिला स्तर पर कार्यकारिणी रही, ना कुछ युवाओं का कुछ दिखा, ना छात्रों का दिखा, ना किसान सेल का दिखा, ना कर्मचारी सेल का दिखा, ना कोई एससी सेल का दिखा, ना कोई महिला प्रकोष्ठ, ना कोई इकाइयां, ना कोई बूथ स्तर पर तैयारी, ना कोई संयोजक है, ना कोई पार्टी के प्रोग्राम है, ना कोई गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है। अगर इनके कोई चुनाव के समय जितने भी ये तर्क दिखे, वहां पर इतनी मंचों के ऊपर गुटबाजियां दिखी। अगर हुड्डा जी प्रोग्राम कर रहे हैं तो शैलजा सुरजेवाला जी के जो समर्थक हैं, वो कार्यकर्ता है, वो वहां नहीं है। हर जो नेता है, शैलजा जी के अलग प्रोग्राम, सुरजेवाला जी के अलग प्रोग्राम। आपकी खींचतान की वजह से इन्होंने किरण चौधरी जी भी पार्टी को छोड़ने से मजबूर किया। मतलब इनका तो चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव के बाद इतना कुछ बोलते आए हैं। शैलजा जी के बयान देख लीजिए, 21 साल से हुड्डा जी के हाथ में कांग्रेस है। 10 साल पहले वोट डाले, वो भजनलाल जी के नाम पे डाले, कहीं से जुगाड़ जुगुड़ करके खुद आ गए उनकी जगह। लेकिन हुड्डा जी के जब मुख्यमंत्री रहे तो 40 सीट पर आकर टके। उसके बाद तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं रहे, ऐसा बुरा हाल कर दिया। लोकसभा में भी हमसे इनके 2 लाख वोट कम थे, 1 MP कम था। तो उसके बाद तो ये सिर्फ हमारी पार्टी के कूट की वजह से इनका कोई दाव लग गया कि थोड़ी
पार्टी जिंदा हो गई। अगर ऐसी चाल चलता रहता तो कांग्रेस को जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं थी। अगर दिखाई देती तो लोकसभा में इनकी बहुत करारी हार, मैं कहूंगा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद इतनी करारी हार होना, मुझे लगता है ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जब कांग्रेस 10 साल तक रही, उसके बाद 10 साल के बाद इनका लोकसभा में सिर्फ एक एमपी रह गया था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाए थे। और जो 2009 के अंदर भाजपा जिनके विधायक इंडिपेंडेंट से भी कम थे, वो सत्ता के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गए। ये होता है एंटी इनकम्बेंसी को कैश इन करना। लेकिन आपके तो 3 एमपी तो बड़े कम मार्जिन से जीतते हैं एक लोकसभा के हिसाब से, चाहे हजारों के हिसाब से। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका सोनीपत के अंदर कैसा प्रदर्शन रहा, आपका क्यों ऐसा माला के अंदर। लेकिन इनका काम ये नहीं है, इनका सिर्फ बैठते ही ये है कि मीडिया की बुराई कर दो। अपने जो ऑपोजिशन वाले हैं, आप कभी तारीफ नहीं करते हैं हमारी मैडम, लेकिन आपको जरूर हमारे अंदर कमियां देखनी है। अच्छी बात है, देखनी भी चाहिए, लेकिन एक सभ्य तरीका होता है। तो भाजपा से हम ये जब डिबेट में बैठते हैं उम्मीद थोड़ी ना करते हैं कि मीडिया या हमारे ऑपोजिट पैनलिस्ट है वो हमसे नरमी से बात करें, हमारी तारीफ करें। ये हाँ, सिर्फ इज्जत मान सम्मान देना हम एक्सपेक्ट करते हैं आपस के अंदर। इनेलो वाला हमारी बुराई करेगा, मतलब आपको, मैं तो यहाँ पे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपसे बहुत तेजी से बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, वो आपकी प्रेजेंस को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन प्लीज यहाँ बैठ के डिबेट के अंदर अब मुद्दा जो तय कर दिया, अगर किसी विषय के ऊपर बात करनी है तो ये थोड़ी ना कि अगर सोशल साइंसेस का पेपर है तो आप मैथ्स की बात करने लग जाएंगे। हम तो कर ही नहीं सकते, आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो बात कर ही नहीं सकते। हाँ, निश्चित तौर पर भाजपा के अंदर बहुत सी आज लेके क्राइम को लेकर सिचुएशन है, बेरोजगारी को लेकर सिचुएशन है, जगह जगह गोलियां चल रही है। ये सारे विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा होती है और हम चर्चा में भाग लेते हैं। क्या नहीं करे, आज अभय चौटाला ने प्रेस वार्ता की है तो हमने दिखाया है, हमने उस पर प्रवक्ताओं से भी बात की है, हमने उस मुद्दे को खूब उठाया है। कांग्रेस वाले करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा साहब करते हैं तो वो भी हम दिखाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जब प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, हम वो भी दिखा रहे हैं। कुमारी सैलजा जो सवाल कर रही है, भाई आप सवाल तो कीजिए, आप सड़कों पर उतरिए, आप आवाज उठाइए, सड़कों से लेकर सदन तक आप आवाज उठाइए, नेता विपक्ष अपना चुनिए। लेकिन वो मीडिया क्यों इस बात पर चर्चा कर रहा है? भाई चर्चा के लिए आप मुद्दा दे रहे हैं कमल नाडा जी, और बार बार ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ, मैं कहती नहीं क्योंकि इनका बार बार कही रहता है जब भी कोई विषय होता है कांग्रेस पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस विषय दे रही है, कांग्रेस मौका दे रही है। कांग्रेस अगर बीजेपी में है भी तो बीजेपी उसे प्रयास करती है अपना पार्टी प्लेटफॉर्म पर उसे सुधार किया जाए उसमें। जी, आप ये देखिए, विधानसभा अक्टूबर के अंदर नहीं बन गई थी, अभी तक इनका नेता प्रतिपक्ष का ना होना कितनी बड़ी विफलता है। मतलब आप हरियाणा को लेकर गंभीर नहीं है, हरियाणा की जनता के तो क्या मुद्दे उठाएंगी, आप अपनी पार्टी की खींचतान, आपके हर रोज आपके इश्यूज बाहर आ रहे हैं, आप खुद मौके दे रहे हैं। और कोई भी मौका हो, आप बीजेपी का कोई मौका होता है, चाहे अनिल विज को लेकर कौन छोड़ता है तो ऑपोजिशन किसी भी बात को लेकर, बात की खास निकलती है, बिल्कुल निकलती है। लेकिन अगर आपके बारे में बात आ जाए तो अगर आप सिर्फ उस बात को इस कंटेक्स्ट में लेंगे कि नहीं ये इनेलो वाला हमारी बुराई करेगा, मीडिया हमारे बारे में क्यों बात कर रहा है, आप ना मौका दीजिए। आप 11 साल से आपका संगठन नहीं है और आपको भी पता है आपकी नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से आप सत्ता से बाहर है। आपने 5 साल एक और राज दे दिया भाजपा को। ये सारा क्या आपका, आप बताइए, आपने ऐसे 20 कैंडिडेट, हारने वाले कैंडिडेट आपने क्यों खड़े करे? ये सारे आप, और सबसे बड़ी बात है कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। कितनी हैरानगी की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपना हार गए वो चुनाव, लेकिन अपनी हार की जिम्मेवारी नहीं ले रहे। अरे खुद की हार की जिम्मेवारी तो ले लो, पार्टी की हार की जिम्मेवारी ले लो। जीत जाते तो सेना बनवाने सब आ जाते, सबको बड़ी बड़ी लाल बत्ती की गाड़ियां, बंगले चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष का तो आप बंगला भी खाली नहीं करते। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का बंगला उसको खाली कर दीजिए अगर आपकी पार्टी नहीं चयन कर पा रही है। अगर संगठन के ऊपर कोई बात है और कोई लिस्ट आ रही है और उसमें आओ तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, आज वो अपने कार्यकर्ता रहे हैं। अगर आप छोड़िए हरियाणा की जनता को, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं की भी जानकारी नहीं रख सकते, यानी आप उनके सुख दुख में शामिल हुए नहीं कभी। आपको अपने कार्यकर्ता, जनता की क्या आपको क्या होगी चिंता, जो आपको अपने कार्यकर्ताओं की चिंता तक नहीं है आज। तो देखिए, आपने कोई भी बात कहनी है, आप थोड़ी तमीज से कहिए, और नहीं भी तमीज करनी, वो जनता देख रही है, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता। बिल्कुल, जनता खुद देख रही है। आप जादौन साहब, राहुल गांधी आए चंडीगढ़ और बीके हरिप्रसाद की ओर से बताया गया कि राहुल ने ही माना है कि गुटबाजी तो है, लेकिन इसे पार्टी संगठन से दूर रखना है। अब संगठन का गठन करना है। युवाओं को लेकर हम बात करें, अलग अलग मोर्चों पर जो संगठन बना रही है कांग्रेस, लिस्ट आई है,
आगे जिस तरह की बयानबाजी है या जहां जहां ऑब्जर्वर जा रहे हैं, जहां गुटबाजी देखी जा रही है, आपको लग रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर पाएगी? देखिए, राहुल जी आए थे और उन्होंने, कांग्रेस ने भी एक अभियान छेड़ा हुआ है कि इस साल उन्होंने संगठन सृजन वर्ष मना रही है कांग्रेस, और उसी रणनीति के तहत हरियाणा में पिछले 11 साल से कोई संगठन नहीं है नीचे लेवल पर, जिला स्तर पर। तो वो उन्होंने जिस तरह से एक रणनीति तय की है, एक फॉर्मूला बनाया है कि दोहरे पर्यवेक्षक नियुक्त किए, एक एआईसीसी की तरफ से, एक बीसीसी की तरफ से। वो इसलिए कि निष्पक्ष रिपोर्ट आए और जो वास्तविक निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको ही पद मिले। पर देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गुटबाजी। संगठन नहीं होते हुए भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन गुटबाजी कुछ नहीं करनी। दूसरे प्रदेशों का और जगह का ये हाल है कि जहाँ संगठन बना हुआ है ना, वहां जो कार्यकारिणी बनी हुई है उसके विरोध में एक बड़ा गुट का हुआ है, वो उसको काम ही नहीं करने देता। मुझे लगता है कि हरियाणा में भी कुछ ऐसा होगा कि ये चलिए कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर अगर ये जिलाध्यक्ष मनोनीत कर देते हैं, जिस तरह से भी करेंगे, वो उसकी चुनाव प्रक्रिया का भी सवाल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं कि वहां तो हमारे यहाँ तो जितनी भी इकाइयां हैं, पदाधिकारी हैं, वो वोटिंग से चुने जा रहे हैं और ये पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर मनोनीत करते हैं। और चलिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो जिलाध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे उनके सफल होने में बड़ा संदेह, वो है गुटबाजी का कारण। अभी पर्यवेक्षक जा रहे हैं, आपने बताया कि वो पर्यवेक्षकों के खिलाफ के सामने गुटबाजी सामने आ रही है पर्यवेक्षकों के समक्ष। तो अब ये जो जिलाध्यक्ष भी अगर 30 जून तक इनको रिपोर्ट भेजनी है पर्यवेक्षकों को, और उसके बाद जो मनोनयन होगा, जो नियुक्तियां होंगी जिलाध्यक्ष पद पर, वो कितनी सफल होंगी, इस बात पर बड़ा संदेह है। क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी एक लाइलाज बीमारी होगी। लाइलाज इसलिए भी हो गई कि बहुत ओल्ड एज पार्टी है, तमाम जो है पावर सेंटर उसमें विकसित हो गए। पुरानी पार्टी में तो निश्चित तौर पर भी है कि कई नेता ग्रो कर गए, इतने अपना विस्तार कर गए, इतने ही उन्होंने लोगों के बीच में अपनी छवि तैयार कर ली, वो एक मजबूत गुट के रूप में खड़े हो गए। अब ऐसे कई पावर सेंटर बन गए, उनको कैसे डिजोल्व किया जाए, ये तो कांग्रेस हाईकमान को फॉर्मूला सोचना चाहिए कि भाई वो किस तरह से जो है पावर सेंटर या तो एक दूसरे से अलायंस कर लें किसी तरह से, या वो केंद्रीय नेतृत्व ही उनको किस तरह से जिम्मेदारी का वितरण करे कि वो गुटबाजी भूल जाए। लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कई बार नसीहतें दी जा चुकी हैं। राहुल जी खुद यहाँ आके चले गए, उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर ली, फॉर्मूला बता दिया, उन्होंने निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए ये भी उनको पर्यवेक्षकों को कहा कि वो जो है पर्यवेक्षकों के साथ उन्होंने एक अलग बैठक की, और आम दूसरे जो प्रमुख नेता थे पार्टी के उनके साथ एक अलग बैठक की। पर्यवेक्षकों की बैठक में उन्होंने हिदायत दी कि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं करेंगे, किसी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं होंगे, किसी तरह से कृतज्ञ नहीं होंगे किसी के। उनका ये था आशय कि निष्पक्ष रिपोर्ट आए और जो वास्तविक निष्ठावान कार्यकर्ता है उनके नाम ही पैनल में आए। उन्होंने इस तरह से निर्देश दिए, वो कुछ उन्होंने वो आइडियल बताए कि इस आइडियल के तहत काम करना है। अब वो रिपोर्ट जाएगी, जो जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, सबसे बड़ा संदेह ये है कि वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई न कोई एक दूसरा गुट उनके सामने खड़ा हो जाएगा और वो उनके रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करेगा, जैसा कि अभी जो है प्रदेश के नेताओं के बीच में भी आपस में खींचतान चलती है। तो ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को ही सोचना है कि इसका क्या समाधान हो सकता है, ये है। ठीक है नेहरा जी, जो कमल हांडा जी ने कहा उस पर मैं आपसे एक उत्तर चाहूंगी। आपकी पार्टी के सरकार के मंत्री, हालांकि सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा, आपकी पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा में करते हैं, कार्यवाही से हटाना पड़ता है, वो शब्द वो बयान कार्यवाही से हटाए गए। दूसरा, उसके बाद भी रामकुमार गौतम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अरविंद शर्मा के खिलाफ, जिनको आप और हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, उनका जिक्र भी यहाँ पर नहीं कर सकते। दूसरा, अनिल विज की बात ये कर रही थी, राव इंद्रजीत का अभी रिसेंट एक बयान भी आया है रेवाड़ी की रैली में। तो गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, कांग्रेस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है। हालांकि विपक्ष में है तो इनके ज्यादा के ये भी तर्क है, और इनका संगठन चूंकि नहीं बन पा रहा इसलिए भी सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। आपकी पार्टी गुटबाजी को लेकर बताएं। डिबेट है वो कांग्रेस के संगठन के ऊपर आपने रखी है, कांग्रेस के संगठन के विषय में रखी गई। नहीं, ये जो सवाल बिल्कुल इन पर है, लेकिन ये जो पूछ रही है मैं इनके सवाल को भी इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए आप उत्तर दीजिए इसका। मैं आता हूँ मैडम, मैं आता हूँ। मैं देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बिना तैयारी के डिबेट में आते हैं, किस विषय पे बात होनी है, विषय को कहाँ भटका के ले जाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए
इस तरह मोदी और पता नहीं क्या आपत्तिजनक शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी भाषा, उनके संस्कार ये दिखाते हैं कि ना उनको देश के प्रधानमंत्री का सम्मान वो करते हैं, ना अपनी पार्टी की कोई तैयारी उनके पास है, ना कोई जानकारी लेकर के डिबेट में आते हैं, और ना संगठन के विषय में कोई विजन कोई उनके पास में इस तरह का है कि हमें करना क्या है। 8 महीने के बाद भी मेरा सीधे सीधे कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मैडम से थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई। मेरा एक सीधा सवाल से था ज्योति जी आपके माध्यम से कि 13-14 साल में वो हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन क्यों नहीं बना पाए, लगभग 8 महीने के बाद भी वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक क्यों नहीं कर पाए हैं। हिमानी नरवाल का जो यूथ कांग्रेस में सूची में प्रदेश सचिव के तौर पे नाम आया, वो कौन है, कहाँ है, वो स्वर्गवासी है तो उनका नाम कैसे आया, क्या उसके लिए माफी मांगेंगी। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जी के साथ बैठक में जो रघुवीर सैनी जी का इन्होंने उनको बैठक के लिए बुलाया था, वो क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, क्या उसके लिए माफी मांगेंगी। आज फरीदाबाद में कांग्रेस की नेत्री ने जिस तरह से खुल करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाया है उनको हरवाने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने सारी बातें अपनी कही है, जो हंगामा हुआ है, क्या उस कोई जवाब उनके पास में है। इसकी गुटबाजी की जो वजह है वो हरियाणा कांग्रेस में लगातार हमने देखा लगातार चलती आ रही है मैडम। और देखिए लगातार 3 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हार मिली है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार हमने सरकार बना के हरियाणा में इतिहास रचा है। और कांग्रेस की देखिए कांग्रेस की जो गुटबाजी है, इसके साथ साथ कांग्रेस जनता के बीच में जाती नहीं है, जनता के बीच में काम करती नहीं है। और जब आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता आपको हारने का काम करेगी। और जब ये हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, और आप जैसे जो सम्मान से अपना जो निष्पक्ष तरीके से जो मीडिया के संगठन काम करते हैं, चैनल काम करते हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाने का काम करते हैं। अभी आपके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाने का काम किया था। देखिए सबसे बड़ी जो बात है वो है कि कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग के साथ में भेदभाव भी करती है, अत्याचार भी करती है। दलितों के साथ में अत्याचार करने का इन्होंने काम किया। अशोक तंवर जी जो दलित प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनके सर को फोड़ दिया, मारा पीटा बेचारे उनको। कुमारी शैलजा जी का अपमान करने का इन्होंने काम किया। और कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे आप बताइए क्या गारंटी है, अगर ये सारा काम करके पर्यवेक्षक आएंगे, जिलाध्यक्ष नियुक्त कर देंगे, सूची बना देंगे, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं ज्योति जी, पिछले लगभग 8-10 साल में कितनी सूचियां इनकी जारी हुई हैं। एक सूची जारी होती है, अगले दिन वो सूची का खंडन हो जाता है और वो सूची वापस हो जाती है। किसी एक गुट को सूची पसंद आती है, किसी एक गुट को सूची पसंद नहीं आती है। आप मुझे बताइए ये कर भी देंगे सारे काम जो बाहर से आए पर्यवेक्षक हैं, ये राहुल जी के इशारे पे मान लो हर जिले के अंदर उन्होंने नियुक्त भी कर दिया, तो क्या गारंटी इस चीज की कोई कांग्रेस वाला ले सकता है कि हुड्डा साहब का ग्रुप उसमें नहीं हुआ तो हुड्डा साहब का ऑब्जेक्शन होगा तो सूची वापस नहीं होगी, कुमारी शैलजा जी का ऑब्जेक्शन होगा, रणदीप सुरजेवाला जी का ऑब्जेक्शन होगा तो क्या सूचियां वापस नहीं होगी। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर जो घमासान है ज्योति जी, वो खत्म होने वाला नहीं है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंच हो, माला हो, माइक हो, इनकी मारामारी नहीं होती। कांग्रेस पार्टी के अंदर मैडम मैं बता रहा हूँ, रामकुमार गौतम, अरविंद शर्मा, मेरी बात सुन लीजिए। और भी अगर हम चर्चा करें तो परिणाम ऐसे सामने आ सकते हैं। मैडम मेरी बात सुनिए, अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर मंच को लेके, माइक को लेके क्या आपस में हंगामा कटा है, कुर्सियों पर बैठने को लेकर के हंगामा कटा है। मेरा भी नंबर आना चाहिए, मैं भी भाषण दूंगा, हंगामा कटा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी ऐसी कोई चीज नहीं होती। जहां तक आपने रामकुमार जो गौतम जी की बात की है और अरविंद जी की बात की है, उन्होंने दोनों ने अपनी जो बात है वो स्पष्ट कर दी है, अपनी वापस भी बात ले ली है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता हैं, जो भी बात करते हैं, वो तथ्यों के आधार पर आंकड़े। ये कौन से तथ्य थे विधानसभा वाले? अगर हालांकि ठीक है, उससे कार्रवाई उसे हटा दिया गया है कांग्रेस के बारे में कही, तो ज्यादा चर्चा नहीं करते, हमने उनका जिक्र भी नहीं किया ज्यादा। उन्होंने कमल जी पूछ रहे थे कि आप लोग नहीं पूछ रहे, तो हमें तो कोई डर, कोई शंका, कोई आपत्ति नहीं है सरकार वालों से भी सवाल करने में। हम करते हैं सवाल अगर होते हैं। देखिए ज्योति जी, आज का जो विषय है वो कांग्रेस के संगठन को लेकर, मैं समझ रही हूँ, तभी मैंने शुरुआत में चाहा कि मुद्दे पर ही बात हो, मुद्दे पर ही बात हो। नहीं, लेकिन मुद्दा तो जब बात होगी ना, जब मुद्दे की कोई जानकारी होगी, जब कोई तैयारी होगी, तभी तो बात होगी ना। कांग्रेस के संगठन के बारे में जो हमारे सवाल, चलिए कमल नाडा जी ने जो सवाल किए, बाकी लोगों ने भी जो सवाल किए, कोई सवाल का जवाब नहीं है, बेतुक की बात रहती है, इधर उधर की बात रहती है, असभ्य भाषा का इस्तेमाल होता है, गाली गलौज बात करने को दीजिए, और ये सब लोगों को पता है। कमल नाडा जी बुलाते हैं ऐसे लोगों को। तो बीजेपी प्रवक्ता की शिकायत है कि आपने किसी बात का उत्तर तो दिया नहीं, संगठन को लेकर जो सवाल पूछे। एक तो जो 2 लोग दुनिया में है नहीं, उन पर जो साथ बोलना शुरू कर दिया। मैडम क्या दिक्कत है? मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे, आप सुन तो लीजिए मैं क्या बात कह रही हूँ।
बोलिए, क्यों बुलाते हैं इनको डिबेट में आप? तुम क्यों आते हो भैया जनता को गुमराह करने के लिए? चलिए मैं बोल लेती हूँ, फिर आप कह रहे हैं तो बोलिए। एक तो संगठन को लेकर कि जो बड़े बहुत बार ऐसा हुआ है कमल जी, आप भी जानते हैं कि लिस्ट आई वापस चले गए, आपत्ति अगर हुई। अब क्योंकि राहुल गांधी ये कहकर गए हैं कि जिले के बड़े नेता केवल जिले तक ही दखल रखेंगे, यानी पूरी तरह से निष्पक्षता से जिला अध्यक्ष बने, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। अब बीजेपी को इस बात पर भी शंका है कि अगर ऐसा हो भी गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लिस्ट काम कर पाएगी, वो वापस नहीं होगी या दूसरे बड़े नेताओं को आपत्ति नहीं होगी इस प्रक्रिया से। बात ऐसी मैम, आपने कहा कि बीजेपी को चिंता है, बीजेपी हमारी चिंता करके, वैसे भी इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ना इनके नेताओं का स्वास्थ्य अच्छा है, हमारी चिंता करके स्वास्थ्य पर असर न डाले, पहली बात मैं ये कहूंगी। और ये चिंता नहीं बौखलाहट है, पहली बात। दूसरी आपकी किसी को सूप न खा, संसद में कह रहे हैं, बाहर नहीं, विधूड़ी ने क्या क्या बोला, क्या क्या अभी रामकुमार गौतम ने और वो उसके बीच में हुआ अरविंद शर्मा के बीच में विधानसभा में, ज्योति जी आप नहीं बोल पा रही, मैं बोल देती हूँ। रामकुमार गौतम ने यह भी कहा कि मैंने जो है दीपेंद्र हुड्डा के बारे में गलत बोला, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन चुनाव के लिए करना पड़ा। दूसरी बात, विधानसभा के पद पर ही छटाक भर गोबर, 10 किलो गोबर खिलाने मैं तो इसलिए बोल रही हूँ सदन से आरोप थे भ्रष्टाचार के, 23 लाख लिया, 20 लाख लिया अरविंद शर्मा ने, लेकिन पेट्रोल पंप किसी को नहीं दिया। जितने बड़े ये जिस पार्टी से आते हैं ना, वो मैं बता दूं 56 इंच की छाती वाले नहीं है, 56 इंच की जबान वाले हैं, कभी हमारे साथ पर खड़ा नहीं होता। तो इसे संस्कारों की बात तो ना करें, क्योंकि झूठ बोलते हैं। इनको रोजगार मिला हुआ है, इनको बड़ी सुविधाएं मिलती है, मुझे इनके किसी प्रवक्ता ने बताया जो मेरे क्लोज नोन में है, वो आपको ये भी बता दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात है, मैं ये बताती हूँ, मैं इनकी भाषा, इनका कोई विजन और कोई मिशन नहीं है देश को चलाने का, प्रदेश को चलाने का। जो जैसा भरोसे देश चल रहा है, मैं आपको ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेवारी से बता रही हूँ, कोई विजन नहीं है, क्योंकि अडानी के चक्कर में इन्होंने सीज फायर कराया या संघर्ष विराम कराया। ट्रंप ने पहला ट्वीट किया था, तो क्या वो हमारे उनके बात का भी बात है क्या? पहली बात तो ये बोलना चाहूंगी मैं। दूसरी बात, माफी क्या तुम्हारे प्रधानमंत्री मांगेंगे अपनी भाषा के लिए, या तुम लोग माफी मांगोगे जो तुम गुमराह करते झूठ बोलते दबा दबा कर चैनल पर? कांग्रेस को लगता है विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए। क्यों खत्म हो विपक्ष? जो दूसरों को कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए खड्डा होता है, एक दिन आएगा, याद रखना, नोट कर लेना मेरी बात, आज की डेट और टाइम और ये दिन और ये महीना और ये साल सब नोट कर ले भाजपा का प्रवक्ता, कि जिस दिन तुम जाओगे ना उस दिन क्या हाल होंगे तुम्हारे, वो भगवान बता, सब होगा। लेकिन वक्त की बात है, अभी तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है ना, तो भाई हमारा चल रहा है, वोटों की चोरी से चल रहा है, सीधी सी बात। तो आप लोगों का भी वक्त अच्छा है, संगठन मजबूत कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए चर्चा हम कर रहे हैं। इनको श्राप देने से तो कुछ होगा नहीं कि आप लोगों का समय खराब आएगा, क्या होगा इनका वाला हो तब तो बात। सुनिए जरा, सुनिए जी प्लीज, अब मुझे इनका बोलने दीजिएगा, एक मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। तो इन्होंने कहीं किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, संसद में प्रधानमंत्री आते नहीं है, और एक ऐसा सीन भी हमने देखा कि इधर से राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री उठकर जा रहे हैं। अभी भी जो पहलगाम पर भी जो विशेष सत्र बुलाए गए थे ऑल पार्टी, क्या पहलगाम सीज फायर, प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री लिस्ट लेकर आएंगे क्या आपकी पार्टी की? आपकी पार्टी की लिस्ट संगठन को लेकर बात करें, बार बार रिपीट तो नहीं होनी चाहिए। अगर मुद्दे से इधर उधर भी बात करते हैं, बार बार सेम बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप अनपढ़ लोग, आपकी पार्टी के नेता भी आपको सुन रहे होंगे, बार बार सीज फायर, पहलगाम, अमेरिका, अडानी, मोदी, क्यों नहीं मुद्दे पर बात कर रही है? नहीं, मुद्दे पर बात कर बहुत ज्यादा इसी पर बात कर रही है, आपने जवाब लेकर दिया, हमारी चिंता न करे। अभी 30 जून तक का टाइम है ना, 30 जून तक का टाइम है अभी, ये आपको भी मालूम होगा। और ये साल वैसे भी उन्होंने कहा संगठन को समर्पित होगा। अब मैं इनेलो के प्रवक्ता को जवाब देना चाहता हूँ, मैंने प्रवक्ता तो तुम बैठे नहीं हो, एक ही बंदा बैठा है, तो मैं तो इनेलो वाला ही बोलूंगी मैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, सारे कार्यकर्ता नेता आपके हमारे उसमें आ गए, आपके पास कौन से कार्यकर्ता बैठे, क्या संगठन रहा आपका? और 2 MLA, कितनी बड़ी सफलता है या विफलता है, इसका जवाब भी दे दे मुझे इनेलो का प्रवक्ता। चंदेला कांड, नहर कांड की ये बात नहीं करते, हमेशा कांग्रेस को कोसेंगे, और ये जो औपचारिकता पूरी करते हैं, जब ये थोड़ा सा भाजपा के लिए बोलते हैं, मेन इनका जो फोकस होता है कंडेम करना, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को होता है। अपने संगठन की इनको चिंता नहीं, अगर इनका संगठन होता तो अच्छे कैंडिडेट खड़े करते, 10-12 सीट लेकर आते, आपकी सरकार बनवा देते, क्योंकि आप 1977 से लेकर 2025 तक आप भाजपा के सहयोगी रहे हैं। चलिए इनेलो से जवाब ले लेते हैं, उनके समर्थन से सरकार दी आपने। दूसरी बात, प्लीज लेट मी फिनिश, मैं आई एम नॉट फिनिश यट, प्लीज, मैं उसकी सारी बातों का जवाब दे दूं। दूसरी बात, उनके परिवार में फूट थी इनेलो के, उनके भतीजे ने 2019 में सरकार ना बनाई होती तो तीसरी बार ना आती।
ये जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा हमारी तीसरी बार सरकार, दूसरी बार बैसाखियों पर थे, तीसरी बार केंद्र में बैसाखियों पर हैं, और इनके क्या कहते हैं तीसरी बार तो वोट ही चोरी हुई है हरियाणा में। क्या आपको नहीं पता या इनको नहीं पता? ये कुछ नहीं कह रहे, इनके संगठन कहाँ है, इनका दिमाग बताए मुझे। चलिए आगे आपकी बात, पंडिता जी को कुछ कहना है। पंडिता जी आप बोलिए। ठीक है, कमल जी हम कांग्रेस के संगठन की बात कर रहे हैं, तो ये कह रही तारीख तो आने दीजिए, अभी संगठन भी आ जाएगा, लिस्ट भी आ जाएगी। इनेलो वाले खुद अपने संगठन को देखें, अपनी पार्टी को देखें, आप लोग कहाँ खड़े हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल कोई अखबार मुझे लगता है तो पढ़ना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल की लगभग सारी की सारी जो कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला स्तर की भी कहीं कहीं रह गई। अभी आमतौर से 99% जो है वो काम जो है वो जिला कार्यकारिणी का भी पूरा हो गया है। हर रोज अखबार के अंदर जो है आए दिन जो है हमारे पूरे जो ज्वाइनिंग है, आज भी ज्वाइनिंग हुई है, तो आप थोड़ा मीडिया में थोड़ा सतर्क रहिए। 30 दिन का समय नहीं है, थोड़ा मिसगाइड मत करिए। 30 जून तक का समय आपने मांगा है और आपने इसका स्पष्टीकरण दिया कि एक ही प्रवक्ता बैठा है, तो मैं नेमो वाला कहूंगी। आप भी कांग्रेस की एक ही बैठी हैं प्रवक्ता, मैं कांग्रेस वाली तो नहीं बोल रहा। और फिर आपने ये कुछ भतीजे के बारे में कह दिया कि उसने सरकार बनवा दी भाजपा की। निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनाई और हमारा कितना नुकसान किया इंडियन नेशनल लोकदल का। आता आता राज जो है उसी की वजह से खराब हुआ। तो खैर इतना महत्व वो नहीं रखते। अब जो उन्होंने किया उनका जो है उनकी जो सजा है, जो बोल रहे थे कि भाजपा के साथ रहकर हमारा बड़ा नुकसान हुआ, तो जो सत्ता की मलाई खाई, जो फायदा हुआ हो सकता है इसी की वजह से चिपके रहे सत्ता के साथ 11-11 मलाईदार महकमे लेके, जो तो जनता को आज भी गुमराह करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जनता बड़ी समझदार है। इन्होंने कहा कि भाजपा का समय अच्छा चल रहा है। ये भाजपा का समय किसकी वजह से अच्छा चल रहा है? ये भाजपा का समय, किसका समय खराब ना हो, कांग्रेस के किस नेता का समय खराब ना हो, उसकी वजह से क्या कांग्रेस का जो है वो समय अच्छा चल रहा है? आप जनता को ये क्यों नहीं बताते कि ये भाजपा का समय आपकी वजह से अच्छा चल रहा है, आपके नेताओं की कारगुजारियों की वजह से अच्छा चल रहा है। जो आपने अंडर द टेबल डील करी सरकार लोकसभा और विधानसभा के अंदर, आज भाजपा सत्ता में उस वजह से है। लेकिन आप बोलते बोलते ये जरूर बोल रही, आपको एक दो चीजें हैं वो आप हर बार बोलती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि केवल बयानों के अलावा किसान आंदोलन जब था तो कांग्रेस का कोई भी एक सरपंच भी सामने नहीं आया, एक पंच भी सामने नहीं आया इस्तीफा देने के लिए। छोड़िए किसी विधायक और छोड़िए किसी एमपी साहब को, कोई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। बयान ये जो जीत है ना कांग्रेस वालों की, ये इतनी लंबी दे रखी है, लेकिन जब करने का काम आता है तब करने के लिए सब पीछे हट जाते हैं। सबको अपने गाड़ी बंगले चाहिए। लेकिन आप बोलते बोलते ये भी बता दीजिए कि जब एक्सवाइल के ऊपर हरियाणा के हक की कोई बात आती है तो आप 10 साल तक खुद तो क्यों बैठे रहे, लेकिन जब सत्ता में थे आप कोर्ट तक में नहीं गए। लेकिन जब सत्ता से बाहर रहे तब भी आपने एक आंदोलन तो एक्सवाइल के लिए नहीं किया। आपने तो अब जब पानी रोका गया था बाकड़ा का, उसके लिए भी आप सिर्फ बयान थे। आपने धरातल पे कोई मेमोरेंडम दिया हो, कोई धरना किया हो, आपने किसी ने कुछ भी नहीं, बस आईटी की रेड कर दी, उसके लिए धरना करना शुरू कर दिया। ओपीएस को हरियाणा से हटाने वाला कौन था? स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों हुड्डा साहब 10 साल तक उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठे रहे, आयोग के चेयरमैन बनकर बैठे रहे मुख्यमंत्रियों के? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने C2+50 अपने राज्य में रखे क्यों नहीं करी? जीएसटी लाने वाला ड्राफ्ट लाने वाला कौन था? मैं खत्म कर रहा हूँ। मिर्चपुर कांड, दलितों के ऊपर अत्याचार किसके राज्य में हुआ? मारुति कांड जो हुआ वो किसके राज्य में हुआ? मैयड़ वाले ने जब एक जाट आंदोलन में छोटे से सुनील शरान छोटे से बच्चे की छाती छल्ली कर दी मासूम की, वो किसके राज्य में हुआ? रोहतक में गेस्ट टीचर के ऊपर ब्लैंक फायरिंग हुई, वो किसके राज्य में हुआ? यूओ होंडा कांड किसके राज्य में हुआ? सीएलयू के अंदर पूरा हरियाणा बेचकर खा गए, प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार हो गई। 84 के दंगों में सिखों पर अत्याचार से लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेकर और ओखोर कांड से लेकर आप ये बताइए कितने सारे गिरवाऊ में आपके नाम के ऊपर कितने चार चांद लगवाना चाहते हो? आपको एक दो रटी रटाई बातें हैं। उसी कंडेला खाप के प्रधान ने अपने सिंह चौटाला जी का समर्थन किया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिनके वो 2 इलेक्शन हम लगातार जीतते जिस कांड की आप चर्चा कर रहे हैं, और वो कांड भी कांग्रेस की देश था।
वो कार्ड भी कांग्रेस की संयोजक एक पूरा षड्यंत्र के तरीके भड़काकर आपने तो वो करवाया किसी तरीके से उसको कार्ड बनाया गए, जबकि 85% बिल किसानों के माफ करे। चौटाला साहब ने सिर्फ 15% कहा था कि 15% किसान भर दे, लेकिन आपने उसी को बोला कि नहीं कोई किसान 5% भी नहीं भरेगा, 10% भी नहीं भरेगा। आपने उनको उसमें पूरा आग क्या घी क्या लकड़ियां कैसा आपका था, लेकिन आप ये नहीं देखते कि कौन आपके राज्य के अंदर। आप मुझे ये बताइए, कार्ड के पूरी लिस्ट है पूरी की पूरी बनी हुई, और गेस्ट टीचर्स को आखिर पे और जो जाट आरक्षण का मुद्दा था वो क्यों नहीं पूरा करके गए, क्यों नहीं पक्के करके गए मुद्दा साहब, और क्यों जाट आरक्षण के मुद्दे को लटका कर गए। आपने सारे ही मुद्दों पर बात कर ली, हालांकि हांडा जी सवाल ही उठाए थे, मैंने सुना था उनको, सवाल उठाए थे कंडेला कांड को लेकर भी और दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर आपसे पूछा था। जादव जी लास्ट कमेंट आपसे रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जो कहकर गए हैं और राहुल आए और वो कुछ नसीहत दें पार्टी को, पार्टी के नेता अगर उसे सीरियस नहीं लेते, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अब जबकि चुनाव हुए ही हैं और अगले चुनाव बहुत दूर हैं, तो जिला अध्यक्ष बनाने या संगठन को मजबूती देने का आपको लग रहा है कुछ फायदा हो पाएगा पार्टी को आगामी चुनाव के लिहाज से? देखिए, ऐसा है कि फायदा तो फिर बात की बात है, लेकिन ये उम्मीद जरूर जग गई है कि पहले ये होता था कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था नेता, वो अपनी लिस्ट भेजते थे जिलाध्यक्षों की, वहां गुटबाजी खींचतान की वजह से वो लिस्ट अटक के रह जाती थी। वो प्रदेश अध्यक्ष तो ये घोषणा करते थे कि हमने लिस्ट भेज दी है, अभी फाइनल होके आने वाली है, कभी पता चलता कि वो तो अटक गई, कभी राहुल गांधी ने अभी देखी नहीं, वो बिजी है। तो इस तरह के अब ये है कि पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए, बाकायदा जो है प्रोसेस शुरू हो गया है। अब इनको जिलाध्यक्षों की घोषणा करनी ही पड़ेगी। कारण क्या है कि वो एक बाध्यता हो गई, पब्लिकली ये सब सामने आ चुका है शो कि भाई इन्होंने पर्यवेक्षक नियुक्त किए और जिलाध्यक्ष नियुक्त करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब चाहे खींचतान अंदरूनी हालात कुछ भी हो, लेकिन एक बार जितने भी कांग्रेस का संगठन के जिले के अध्यक्ष हैं वो सब नियुक्त किए जाएंगे। अब ये आगे की बात है कि वो कितना परफॉर्म कर पाते हैं। पहले तो चेहरे देखने होंगे कि किस जिले में कौन चेहरा आया है, फिर उसके अपोजिट गुट कौन खड़ा हो रहा है, ये सब देखना होगा। तो ये डेप्रिसिएशन की प्रक्रिया भी है कांग्रेस, क्योंकि जो पावर में आ जाता है, जिसको नेतृत्व मिल जाता है, उसके अपोजिट एक गुट खड़ा हो जाता है। साइंस में उसको पिछले उत्तर में आप बात भी कर रहे थे कि हो सकता है इसका नुकसान भी हो जाए, क्योंकि एक को जिला अध्यक्ष आप बनाएंगे, दूसरे जो जिले के 3-4 बड़े नेता हो सकता है वो भी एंटी चले, तो उनको भी साथ लेकर चलना ये भी एक चैलेंज रहेगा। हाँ, देखिए, ऐसा है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेतृत्व को, सारे नेताओं को विश्वास को लेना चाहिए कि भाई पर्यवेक्षकों की तरफ से ये प्रायोरिटीज आई है और उसके अकॉर्डिंगली ये नियुक्ति की जा रही है, तो वो किस तरह से कोऑपरेट करें जिलाध्यक्षों के साथ। ये कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे अपने जो कई पावर सेंटर हरियाणा में बन गए और दूसरे प्रदेशों में या नेशनल लेवल पर उनको किस तरह से वो समन्वित करते हैं, किस तरह से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये है कि अब संगठन तो बनने जा रहा है, ये तो माना जाए कि ये गारंटी हो चुकी है, क्योंकि सब सारी प्रक्रिया खुले में आ चुकी है। अब तो लिस्ट गोपनीय तरीके से है, पहले तो चुपचाप एक क्लोज चैनल से जो है लिस्ट जाती थी और वहां अटक जाती थी कांग्रेस की कमान के पास, लेकिन अब तो बहुत खुले में आ चुका है सारा काम। अब सब होगा, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट जाएगी, 30 जून तक रिपोर्ट जाने के बाद अब वो क्या कितने दिन में उसको घोषित करते हैं जिलाध्यक्ष, ये कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर है कि वो किस तरह का है। लेकिन हाँ, ये है कि हरियाणा में कांग्रेस का आम कार्यकर्ता एक उम्मीद करता है कि उनको जिलाध्यक्ष मिलने वाला है और वो किस तरह से उत्साहित भी हो सकता है, लेकिन फिर भी गुटबाजी अभी से फैली हुई जैसा कि सामने आ रहा है। तो अब ये सब देखने की बात है कि वो कांग्रेस नेतृत्व किस तरह से गुटबाजी को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। नेहरा जी, जो 11 साल से नहीं हुआ कांग्रेस संगठन का गठन, अगर वो हो जाता है, अभी हालांकि दिल्ली दूर है, अगर वो हो जाता है तो आप लोगों को सत्तासीन पार्टी होने के नाते लगता है कि चुनौती आप लोगों के सामने रहेगी मजबूती से अगर कांग्रेस आवाज उठाती है? ज्योति जी, देखिए, मुझे तो मैं सही बताऊं, इतनी दफा मैं ये चीजें सुन चुका हूं, ये जो घटनाक्रम चला हुआ है इनका पूरा, कई बार इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। मुझे लगता नहीं है कि इनका कोई संगठन वगैरह बनेगा, और बनता भी अगर है तो वो कैसा बनेगा उसका अंदाजा आप इन सूचियों से लगा सकते हैं। दूसरा, एक कांग्रेस पार्टी अपने आप को, ज्योति जी, लोकतांत्रिक पार्टी बताती है। लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर बाहर से दूसरे राज्यों से आए हुए जो इनके पर्यवेक्षक हैं वो सूचियां बनाएंगे 4-4, 5-5 लोगों की, और उनमें से किसी एक व्यक्ति की घोषणा कर देंगे जाके। क्या लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां इस तरह से मिलनी चाहिए क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी की आपको पद्धति बताता हूँ। नेतृत्व ने भेजा, हाईकमान ने भेजे, यहाँ से भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से फीडबैक जो लिया जा रहा है वो भी लूप में है।
मैडम मैं जो पत्रकार मैडम जो पर्यवेक्षक आएंगे तो उनको क्या पता कौन कार्यकर्ता कैसे काम करता है, कौन क्या है, कैसे वो नियुक्त कर सकते हैं किसी को भी। मेरे को तो बहुत खामियां लग रही है इनकी जो प्रक्रिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बताता हूं आपको मैडम, देखिए बहुत छोटे समय में बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बूथ का अगर अध्यक्ष का भी हमने चुनाव कराया तो उसके लिए बाकायदा नॉमिनेशन कराया। कोई भी जो बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है बूथ अध्यक्ष के पद के लिए नॉमिनेशन कर सकता था। नॉमिनेशन होने के बाद में चुनाव की डेट फिक्स होती थी और चुनाव की डेट के दिन उस बूथ के ऊपर जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो वोटिंग करते थे, फिर जाकर के एक अध्यक्ष चुनाव होता था। इसी तरह से सारे एक मंडल के अंदर लगभग हमारे कहीं 200 बूथ हैं, कहीं 50 बूथ हैं, कहीं 100 बूथ हैं। तो अगर मान लीजिए एक मंडल के अंदर हमारे 50 से 100 बूथ भी हैं तो वो सारे बूथ अध्यक्ष मिल करके चुनाव करके पर्ची डालते हैं, नॉमिनेशन तो होता है आप बूथ अध्यक्ष लोगों का। का फॉर्मूला थोड़ी ना अपनाएंगे आप लोग। आप तो बीजेपी मैडम, प्रवक्ता है, एक- कांग्रेस आप लोगों के फॉर्मूले पे थोड़ी काम करेगी, इनका अपना तरीका है। ज्योति मैडम, लोकतंत्र के अंदर चुनाव की प्रक्रिया के तहत ही कोई भी संगठन बनता है ना। मुझे बताइए लोकतांत्रिक पार्टी आप कैसे कह सकते हैं फिर अपने आप को? ठीक है। आपने कौन सा चुनाव कराया? आपने तो नियुक्ति कर दी है। समय बिल्कुल आपने नहीं है, तो लेकिन थोप मैं दिया है। हाना जी बहुत संक्षिप्त में अगर आप कुछ कहना चाहें लास्ट जी, में। इनके यहाँ तो चुनाव नहीं होता, नॉमिनेशन होता है। हमारे यहाँ चुनाव होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से चुने गए थे, पहली बात। दूसरी बात, कितनी बातें कभी इनेलो के प्रवक्ता ने, लेकिन ये भूल गए बताना कि ये इन्होंने कोई अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े नहीं किए क्योंकि भाजपा के साथी हैं। इनको याद दिला चलिए, दूं मैं, शुक्रिया सभी का, आज मैं- शुक्रिया आप लोग चर्चा में जुड़े। कांग्रेस संगठन को लेकर हमने चर्चा की आज की डिबेट में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।